हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारी चल रही थी पीरियोडिक टेबल्स की लेक्चर सीरीज, जिसमें हमारा ये है लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसके बाद में ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो आया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसके आने का रीजन क्या है, मतलब कि जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये किसी भी एटम्स के लिए या किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसकी वैल्यू क्या है, उनके क्या रूल्स है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ने से पहले हम एक बार लास्ट लेक्चर को ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल्स को समझा था, पीरियोडिक टेबल्स के बेसिक समझे थे, यानी कि पीरियोडिक टेबल्स का इंट्रोडक्शन हमने समझा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके पीरियोडिक टेबल्स होती है उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं उनका अरेंजमेंट किस हिसाब से हुआ है, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल्स के अंदर एलिमेंट्स को रखा गया है वो किस किस आधार पर रखा गया, उन्हें उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है। जिसके बाद में जो पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन से ब्लॉक्स में जो पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया है वो किस आधार पर किया गया है, तो वो सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा हो या लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप लास्ट लेक्चर को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल्स होती है, पीरियोडिक टेबल्स में आपको किसी भी एलिमेंट्स के बारे में या किसी भी एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है। और अगर आपको किसी भी एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, उसके गुण पता है, यानी कि उसके बारे में आप जानते हो कि कोई एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो सकती है, और आप दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें क्या डिफरेंस आएगा, एटॉमिक नंबर्स के साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस आता है। तो ये जो तमाम जानकारियां रहती है किसी भी एलिमेंट्स के बारे में वो आपको पीरियोडिक टेबल से पता चलती है, पीरियोडिक टेबल से आपको समझ आती है किसी भी एलिमेंट्स के बारे में। तो इसीलिए अगर आप केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक ले लो, आप फिजिकल से ले लो, इनऑर्गेनिक से ले लो, ऑर्गेनिक से ले लो, जब आप पढ़ते हो, जब आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हो, जब आप कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हो, तो वहां पे आपको पीरियोडिक टेबल बहुत हेल्पफुल रहती है। इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल्स यानी कि जो एलिमेंट्स को पीरियड में रखा गया है उनकी जानकारी होना जरूरी है। तो इसलिए अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हो पीरियोडिक टेबल्स का तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए, फिर आप लेक्चर नंबर 2 शुरू कीजिए। तो चलिए बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज हम किसे बोलते हैं कि किसी भी एटम्स के अंदर, कोई भी अगर मान लो आपका एटम्स है, कोई भी एटम्स ले लो, किसी भी एलिमेंट्स का आप एटम ले लो, उस एटम्स के न्यूक्लियस के पास जो चार्ज कंटेन करता है। अब न्यूक्लियस को क्या चार्ज कंटेन करता है आपका, तो आपको पता है कि जो आपका एटम्स होता है और इस एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपको पता है, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स जो हमारे रहते हैं वो न्यूट्रली रहते हैं, यानी कि जो नेट चार्ज रहता है न्यूट्रॉन्स के ऊपर वो न्यूट्रल रहता है या जीरो रहता है। तो जो प्रोटॉन्स का जो ये पॉजिटिव चार्ज है, यही पॉजिटिव चार्ज हमारे न्यूक्लियस के ऊपर रहता है, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर अगर हम ओवरऑल चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इस न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो नेगेटिव चार्ज रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो किसी भी एटम्स के अंदर जो उसका न्यूक्लियस रहता है, उस न्यूक्लियस के पास में जितना भी अपना पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप समझिए कि जो भी पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स रहते हैं, पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स किसे बोलते हैं, तो ऐसे एटम्स जिनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे एटम्स जिनका जो एटॉमिक नंबर से रहता है वो 2 या 2 से ज्यादा रहता है, उन्हें हम बोलते हैं पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, यानी कि उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 से ज्यादा है। तो ऐसे एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज यानी कि सेम चार्ज के साथ में रिपल्शन होता है। तो जो पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है। साथ ही में इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस रहता है उस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स भी काम करता है, यानी कि इस न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम सिस्टम में इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में एक अट्रैक्शन फोर्स भी काम कर रहा है।
तो अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचने का काम करता है, यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन बाहर से अंदर की तरफ रहेगी। और जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है, अब रिपल्शन फोर्स अगर किसी भी शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में काम कर रहा है, मान लो ये हमारा जो एटम है, इस एटम में मल्टी सेल्स हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा सेल्स पाई जाती है और इन सेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। मान लो ये शेल नंबर सेकंड है, ये शेल नंबर फर्स्ट है, यानी n इज इक्वल टू फर्स्ट है, ये n इज इक्वल टू सेकंड है और ये n इज इक्वल टू थर्ड है और इस सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जो इन सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी कि आउटर सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा और इस अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शंस भी अंदर की तरफ होगी, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। लेकिन साथ ही में इस अट्रैक्शन फोर्स के साथ साथ एक रिपल्शन फोर्स भी काम कर रहा होगा और ये रिपल्शन फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास में सेम चार्ज होता है और सेम चार्ज पर हमारा रिपल्शन फोर्स काम करता है। तो ये जो आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक बाहर की तरफ एक रिपल्शन फोर्स काम करता है, यानी कि जो 2 अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स और एक रिपल्शन फोर्स, और इन दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए था, यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होना चाहिए था, इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जितना अपनी तरफ खींचना चाहिए था, उस पावर के साथ में वो न्यूक्लियस बाहर वाले यानी आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच पाता। क्यों नहीं खींच पाता? क्योंकि एक रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है और उस रिपल्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शंस के अपोजिट है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारा जो रिपल्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। और जब फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो फोर्स जो रहते हैं एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को घटा देते हैं। तो इसी कारण से जो आउटर मोस्ट के सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उस पावर के साथ या उतनी पावर्स में इस अट्रैक्शन फोर्स को, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को फील नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। और ये जो न्यूक्लियस चार्ज यानी कि आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये जो न्यूक्लियस चार्ज में डिक्रीमेंट आया है या न्यूक्लियस चार्ज में जो गिरावट आई है वो गिरावट इस रिपल्शन फोर्स की वजह से आई है। तो न्यूक्लियस चार्ज में इस डिक्रीमेंट के बाद जो आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स पर जो पावर या जो अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसे हम लिखते हैं Z इफेक्टिव से। Z इफेक्टिव हमारा क्या रहेगा? तो Z इफेक्टिव हमारा रहेगा टोटल न्यूक्लियर चार्ज। अब टोटल न्यूक्लियर चार्ज को हम Z से लिखते हैं। इसके बाद में जो डिक्रीमेंट आया, अब ये डिक्रीमेंट किसकी वजह से आया? तो ये डिक्रीमेंट रिपल्शन फोर्स की वजह से आया, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन फोर्स की वजह से। और इसी रिपल्शन फोर्स को हम बोलते हैं शेल्डिंग कांस्टेंट, या इसे एक और नाम से जानते हैं हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शेल्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, या इसे कई जगह रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। तो जब इस शेल्डिंग कांस्टेंट को हम Z यानी कि न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो वैल्यू हमारी कहलाती है Z इफेक्टिव, या इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आप यहाँ से माइनस कर दीजिए S को, या इसे हम सिग्मा भी लिख सकते हैं S की जगह। तो आपका Z इफेक्टिव का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शेल्डिंग कांस्टेंट। और ये जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इसी इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन फोर्स को कहा जाता है शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका क्या होता है? तो जो पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स रहते हैं उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक रिपल्शन फोर्स काम करता है और इसी फिनोमिना को कहा जाता है शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है
और हमने देखा कि शेल्डिंग कांस्टेंट क्या होता है या शेल्डिंग इफेक्ट किसे कहा जाता है। अब ये जो शेल्डिंग कांस्टेंट होता है या स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो होता है, इसे मेजर कैसे करते हैं अगर उसकी बात करें तो इसके जो मेजरमेंट का जो रूल्स हैं, जो इसके मेजरमेंट का जो तरीका है, वो एक हमें साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया और उन साइंटिस्ट का नाम था स्लेटर। तो इसे जो हम पढ़ते हैं वो स्लेटर रूल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, यानी कि उन्होंने कुछ रूल्स दिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे हो तो एक चीज यहाँ पे रहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन जो फोर्स काम कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दो डिफरेंट शेल के बीच में भी रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है, यानी कि दो डिफरेंट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर आपके पास में एक और मान लो यहाँ पे कोई शेल होती, एक और मान लो कोई शेल यहाँ पे होती जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी रिपल्शन फोर्स काम करता, यानी कि डिफरेंट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट शेल, यानी कि ये दो शेल है, ये दोनों आपस में कैसे कोरिलेट करती है, तो ये जस्ट बाद वाली शेल है, लेकिन इस सेल और इस सेल के बीच में डिस्टेंस अलग है, इस सेल और इस सेल के बीच में डिस्टेंस अलग है, तो इनके बीच में जो रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है उस रिपल्शन फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग होगी, यानी कि शेल्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग होगी। तो ये जो अलग अलग सेल्स के साथ में जो रिपल्शन फोर्स की या शेल्डिंग कांस्टेंट्स की अलग अलग जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके जो कुछ रूल्स हैं वो रूल्स हमें एक साइंटिस्ट ने बताएं, और वो साइंटिस्ट है हमारे स्लेटर साइंटिस्ट, और हम उन्हें पढ़ते हैं स्लेटर रूल्स के फॉर्म में। तो चलिए बात करते हैं स्लेटर रूल्स की कि स्लेटर रूल्स क्या होते हैं। तो पहले इसे रफ करते हैं, फिर हम बात करते हैं स्लेटर रूल्स की। तो अगर हम बात करें स्लेटर रूल्स की, तो स्लेटर्स ने कुछ रूल हमें दिए हैं, उसके पहले हम एक एटम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हम स्लेटर्स रूल समझने में आसानी रहे। तो एक जो नॉर्मल एटम्स की अगर हम बात करें तो एक एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, NU से इसे हम डिनोट कर रहे हैं। ये मान लो किसी भी एटम्स का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के पास में अपने कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अपना कुछ न्यूक्लियर चार्ज है, और इस न्यूक्लियस के आसपास कुछ शेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स है, और इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। जो पहली शेल होती है उसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। जो शेल नंबर सेकंड है उसमें कुछ मान लो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं वैसे तो, लेकिन अभी हम 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे ही रैंडम इलेक्ट्रॉन्स हम बना रहे हैं यहाँ पे। शेल नंबर थर्ड में भी कुछ ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, और शेल नंबर जो हमारी फोर्थ है उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने लास्ट शेल में बोला कि रखे हुए, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रखे हुए नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिवॉल्व करते हैं। तो ये हमारा मान लो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। अभी मैंने जो ये शेल बनाई ये कुछ इस तरह से बना दी, एक स्लाइड के फॉर्म में बना दी, लेकिन ये सेल्स कैसी रहती है, हमारी स्फेरिकल शेल रहती है, ये हमें पता है। तो स्लेटर ने हमें जो रूल दिए हैं कि जो डिफरेंट शेल के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनमें जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है वो रिपल्शन फोर्स भी डिफरेंट क्वांटिटी का रहेगा या डिफरेंट पावर का रहेगा, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो शेल्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिफरेंट रहने वाली है। तो ये जो शेल्डिंग कांस्टेंट है इनकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या क्या रहने वाली है, तो उनकी अगर हम बात करें तो स्लेटर ने जो फर्स्ट रूल्स दिया है हमें उसमें जो बात कही है वो इन्होंने क्या बोला है कि मान लो इस इलेक्ट्रॉन्स की हम यहाँ पे अभी बात करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, जिसे मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर आप समझो तो रिपल्शन फोर्स जो लग रहा है वो रिपल्शन फोर्स कौन कौन सी सेल्स का लगेगा, ये आप पहले बात समझिए। तो इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो रिपल्शन फोर्स लगेगा क्या वो इस सेल्स का लगेगा, क्या वो इस सेल्स का लगेगा, या वो इस सेल्स का लगेगा। तो ये जो इस सेल्स के ऊपर यानी कि सेल्स नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं हम n = 2 की, तो इस सेल्स के इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो भी रिपल्शन फोर्स लग रहा है वो रिपल्शन फोर्स इसके जो आउटर सेल्स रहेगी, यानी कि सेल नंबर सेकंड की जितनी भी बाहर की सेल्स रहेगी उनका कोई रिपल्शन फोर्स काम नहीं करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आप समझिए कि जो रिपल्शन फोर्स की जो डायरेक्शंस होती है, रिपल्शन फोर्स की डायरेक्शंस क्या होती है, हमेशा अंदर से बाहर की तरफ होती है रिपल्शन फोर्स की डायरेक्शन। अब भाई अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन अगर बाहर से अंदर की तरफ है, यानी कि न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, किसी भी चीज को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, और रिपल्शन फोर्स में क्या होता है कि जो इनर सेल्स रहती है वो आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन को पुश करती है, बाहर की तरफ धकेलती है ना। तो अगर मान लो कि इस सेल्स के इलेक्ट्रॉन है, सेल नंबर थर्ड और सेल नंबर फोर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ कैसे धकेल सकते हैं, क्योंकि ये तो खुद इसके बाहर है।
अगर मान लो कोई सेल्स का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है और न्यूक्लियस मेरी तरफ प्रेजेंट है, तो उस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अगर कोई सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि इस सेल्स के बाहर यानी कि आउटर सेल्स प्रेजेंट है, तो उस सेल्स का जो रिपल्शन फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन्स को, वो अपनी तरफ कैसे खींचेगा? इस इलेक्ट्रॉन्स पे तो उसका कोई रिपल्शन फोर्स काम नहीं करेगा ना। तो जो रिपल्शन फोर्स हमेशा लगता है वो आउटर सेल्स का रिपल्शन फोर्स कैलकुलेट नहीं किया जाता, या रिपल्शन फोर्स जो रहता है वो इफेक्टिव नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये है कि जो आउटर सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिस भी इलेक्ट्रॉन्स का आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है, तो उसके बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है और उन सेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी उसके ऊपर रिपल्शन फोर्स काम करने वाला नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि रिपल्शन फोर्स या शेल्डिंग इफेक्ट या शेल्डिंग कांस्टेंट जो रहेगा वो हमेशा इनर सेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स का ही इफेक्टिव रहने वाला है। इसके बाद में जो स्लेटर का रूल नंबर सेकंड आता है, वो रूल नंबर सेकंड क्या होता है कि एक ही सेल्स के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो कि मान लो इस सेल्स का इस वाले इलेक्ट्रॉन्स की ही हम बात कर रहे हैं, तो इस सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को उसी सेल में प्रेजेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी तो रिपेल करेंगे इस सेल्स के इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो रिपेल कर सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो रिपेल कर सकते हैं। यानी कि एक ही सेल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है, या हम कहें कि शेल्डिंग कांस्टेंट जो लग रहा है, या शेल्डिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू रहने वाली है, वो वैल्यू रहने वाली है, वो वैल्यू क्या रहने वाली है? 0.35 की वैल्यू रहने वाली है। यानी कि अगर मान लो आपको इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए शेल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? कितने इलेक्ट्रॉन से? 4 दूसरे इलेक्ट्रॉन से, 1 2 3 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं इस शेल के अंदर जो इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं। तो जो टोटल हमारा शेल नंबर सेकंड्स के इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का इस इलेक्ट्रॉन्स पर जो शेल्डिंग कांस्टेंट रहेगा, उनकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, तो वो वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.35 × 4। यानी कि एक ही सेल्स के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए शेल्डिंग कांस्टेंट जो रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? पर इलेक्ट्रॉन्स वैल्यू रहने वाली है 0.35। इसके बाद में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, एक एक्सेप्शन केस है। वो एक्सेप्शन केस क्या है कि जो 1s के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1s के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसको आप समझिए कि ये न्यूक्लियस और ये शेल नंबर फर्स्ट, शेल नंबर फर्स्ट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में भी रिपल्शन फोर्स काम करेगा। मान लो आपको इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए शेल्डिंग कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को ये वाला जो इलेक्ट्रॉन नंबर सेकंड है वो रिपेल करेगा। तो ये तो एक ही सेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इनके लिए जो शेल्डिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.35। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि ये वैल्यू 1s, सिर्फ 1s के इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वैल्यू 0.35 न होते हुए ये वैल्यू होती है 0.30। अब ये वैल्यू थोड़ी सी कम है इस वैल्यू के कंपेयर में, तो उसके कम होने का रीजन क्या है? उस रीजन को आप समझिए कि जो शेल नंबर फर्स्ट होती है या जो 1s सेल होती है वो न्यूक्लियस के काफी क्लोज होती है या न्यूक्लियस के काफी नजदीक होती है, और ये जो शेल है ये काफी क्लोज होने की वजह से जो इस सेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो इस सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, और वही अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से जो रिपल्शन फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा है, उस रिपल्शन फोर्स की जो वैल्यू रहती है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू दूसरी सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के। तो आप याद रखिएगा कि जो फर्स्ट सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे हम यहाँ लिख देते हैं कि फर्स्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स और फर्स्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन फोर्स काम करता है उसकी जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू 0.30 रहती है। और बाकी जितनी भी दूसरी सेल्स होती है उन सेल्स के लिए जो एक ही सेल्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन फोर्स है या शेल्डिंग कांस्टेंट जो लग रहा है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? पर इलेक्ट्रॉन 0.35 रहने वाली है।
अब इसके बाद में रूल नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है स्लेटर का कि एन सेल के लिए, मान लो एन सेल, अभी आपकी इस वाले इलेक्ट्रॉन को ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं शेल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू, तो इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो शेल्डिंग कांस्टेंट रहेगा उसकी वैल्यू, यानी कि इस सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके जो वो रिपेल कर रहे हैं, वो जो शेल्ड कर रहे हैं, वो जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन्स को, तो जस्ट बाद वाली इनर सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो शेल्डिंग कांस्टेंट लग रहा है या स्क्रीनिंग कांस्टेंट लग रहा है उसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो वैल्यू रहने वाली है 0.85 रहने वाली है। अगर मान लो इसे हम यहाँ समझते हैं कि ये वाले मान लो कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला मान लो कोई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके लिए हमें शेल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इस सेल, ये वाली सेल, मान लो ये शेल नंबर n है, तो ये वाली शेल क्या हो जाएगी n-1 ही हुई ना, इसके अंदर वाली सेल इनर शेल है ये। तो इस शेल्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अब इस शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स बना के रखे हैं, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स बना के रखे हैं, तो इन पांचों इलेक्ट्रॉन्स का इसके ऊपर जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है या जो शेल्डिंग कांस्टेंट लग रहा है, उस शेल्डिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या रहने वाली है पर इलेक्ट्रॉन, वो वैल्यू रहने वाली है 0.85। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो पर इलेक्ट्रॉन्स 0.85, तो टोटल वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी, इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 5 आया, उसके बाद में 5 8 40 और 2 हमारा हो जाएगा 42, यानी कि 4.2 वैल्यू हमारी रहने वाली है इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर शेल्डिंग कांस्टेंट की इनर शेल्स की। अब अगर हम बात करें रूल नंबर थर्ड की, यानी कि रूल नंबर थर्ड हमें क्या बोलता है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर करके चलते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन्स को ये वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि शेल नंबर, ये वाली सेल, अगर ये n सेल है, ये n-1 सेल है, तो ये वाली सेल क्या हो जाएगी हमारी, ये सेल हो जाएगी n-2 शेल, और ये सेल हो जाएगी n-3 सेल। तो n-2 और n-3 जो सेल रहती है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन फोर्स या शेल्डिंग कांस्टेंट जो लगेगा इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है पर इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू रहने वाली है 1.0। इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है पर इलेक्ट्रॉन 1.0, यानी कि जो शेल नंबर n है, यानी कि आउटर मोस्ट जो सेल है अभी हमने जो बना के रखी है इसकी, इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस सेल्स के इलेक्ट्रॉन और इस सेल्स के इलेक्ट्रॉन या जितनी भी अब इनर शेल आएगी उन सेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का इस सेल्स के इस इलेक्ट्रॉन्स या दूसरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इस सेल के अंदर, उनके ऊपर जो शेल्डिंग कांस्टेंट लग रहा है उस शेल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू रहने वाली है पर इलेक्ट्रॉन 1.0। अगर मान लो इस सेल को बात करें हम यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कितना इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं या कितना रिपेल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो शेल्डिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 इंटू कितने टोटल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो इस एक अकेले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इन 2 इलेक्ट्रॉन से शील्ड हो रहा है वो शील्डिंग वैल्यू है सिग्मा इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो 3 रूल है स्लेटर के द्वारा दिए गए हमें, ये हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं एक ही सेल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का शेल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी। इसके बाद में एक इनर शेल यानी कि n-1 सेल्स के लिए शेल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, तो एक ही सेल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए शेल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी 0.35। एक इनर शेल यानी n-1 के लिए जो शेल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी पर इलेक्ट्रॉन वैल्यू है ये, वो वैल्यू रहने वाली है 0.85। और n-2 या n-3 या और इनर n-4 की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो शेल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू रहने वाली है वो वैल्यू रहने वाली है 1.0 या 1। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप याद रखिएगा, एक तो आपने याद रख ली कि जो 1,1s के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1s के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके बीच में जो शेल्डिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो रहने वाली वो वैल्यू रहने वाली है 0.30। एक और आप याद रखिए कि जो हाइड्रोजन रहते हैं, जो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहता है, अब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स में तो कोई रिपल्शन फोर्स लगना नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए जो शेल्डिंग कांस्टेंट जो लग रहा है बहुत माइनर सा एक शेल्डिंग कांस्टेंट लग रहा है, और उस शेल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो रहती है वो वैल्यू होती है आपकी 0.05 वैल्यू
रहती है। तो ये चीज़ और आप एक याद रखिएगा। तो ये है हमारा स्लेटर रूल्स। अब बात आती है कि जो शेल्डिंग इफेक्ट लग रहा है या जो ये शेल्डिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिफरेंट सब शेल के लिए क्या रहने वाली है। अब डिफरेंट सब शेल यानी कि क्या होती है हमारी एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, इनकी वैल्यू क्या रहने वाली है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के जितना नजदीक रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के जितना नजदीक रहेगा, जितना क्लोज रहेगा, उसका जो शेल्डिंग इफेक्ट रहेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को वो जितना शील्ड करेगा वो उतना ज़्यादा क्वांटिटी में उसको शील्ड करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो ऑर्बिटल या जो सब ऑर्बिटल्स जितना न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा उसके लिए जो शेल्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा रहने वाली है। तो आपको पता है कि सबसे क्लोज कौन रहता है न्यूक्लियस के, एस सबसे क्लोज रहता है, उसके बाद में पी आता है, उसके बाद में डी आता है एंड उसके लास्ट में आपका एफ आता है। तो सबसे ज़्यादा जो शेल्डिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू रहने वाली है वो एस की रहने वाली है, देन उसके बाद में पी की, देन उसके बाद में डी की, देन उसके बाद में एफ की वैल्यू रहने वाली है शेल्डिंग कॉन्स्टेंट की। अब बात आती है कि ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसे कैलकुलेट कैसे करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट कैसे करें। तो हमें एक एग्जांपल से इससे समझते हैं, पहले इसे रफ करेंगे। तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं किसी भी एक एटम्स के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आप एक कोई भी एटम ले लीजिए, मान लो एक रेंडम कोई भी एटम हम ले लेते हैं पीरियोडिक टेबल से, और वो हम एटॉमिक नंबर ले लेते हैं 13 ले लेते हैं हम। एल्यूमिनियम 13 के लिए हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है एक किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो पहले हम एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एल्यूमिनियम के लिए। अब हम एल्यूमिनियम के लिए एक एटम भी स्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो एक एटम हम बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस, ये हो जाएगी एल्यूमिनियम के लिए शेल नंबर फर्स्ट, ये हमारी हो गई सेल नंबर सेकंड एल्यूमिनियम के लिए, और ये हमारी हो गई एल्यूमिनियम के लिए सेल नंबर थर्ड। अब चूंकि एल्यूमिनियम में 3 ही हमारी शेल्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो शेल है वो थर्ड शेल में हमारा काम हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम की जो शेल नंबर फर्स्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 ही है, 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं और किसी भी एटम्स की जो फर्स्ट शेल रहती है उसमें। फिर उसके बाद में शेल नंबर सेकंड जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो शेल नंबर थर्ड है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आखिरी की शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इन्हें हम बना भी देते हैं यहाँ पे साथ साथ में। तो जो शेल नंबर फर्स्ट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से है यहाँ पे जो रिवॉल्व कर रहे हैं। शेल नंबर सेकंड में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन शेल नंबर सेकंड में। शेल नंबर थर्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो शेल नंबर थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इस एल्यूमिनियम के किसी भी एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैलकुलेट कहाँ से करते हैं, उसका हमारे पास में फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है हमारा Z, यानी कि टोटल न्यूक्लियर चार्ज। इसमें से हम माइनस कर देते हैं, क्या माइनस करते हैं इसमें से हम, शेल्डिंग कांस्टेंट, जिसे हम लिखते हैं S से, या इसे हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में इसे आपको सिग्मा से डिनोट किया हुआ मिलेगा, कुछ बुक्स में इसे डायरेक्ट S से डिनोट किया हुआ मिलेगा। तो अगर इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हमें Z इफेक्टिव अगर कैलकुलेट करना है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास में अगर S की वैल्यू हो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए, S हमारा क्या है यहाँ पे शेल्डिंग कांस्टेंट, इसे भी हम लिख देते हैं यहाँ पे S इज इक्वल टू है हमारा शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट। अगर हमें शील्डिंग कांस्टेंट S की वैल्यू मिल जाए इन इलेक्ट्रॉन्स में से किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जिसके लिए हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम आसानी से उस इलेक्ट्रॉन्स के लिए Z इफेक्टिव निकाल सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन्स पर इस न्यूक्लियस का कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है। अब जो न्यूक्लियस होता है उसके लिए Z की वैल्यू क्या रहती है, यानी टोटल जो न्यूक्लियर चार्ज एल्यूमिनियम का कितना होता है, तो वो हमें पता है 13 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 13 इसका टोटल न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा।
अब हमें किसी भी एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मान लो आपको इलेक्ट्रॉन नंबर लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि 3p जो फर्स्ट है उसके लिए आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और वो 3p फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन मान लो आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आखिरी शेल में बैठा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितने तरह के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन फोर्स लग रहा है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन्स को कितने तरह के इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को एक तो इसी की शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इसे शील्ड कर रहे हैं, यानी शेल नंबर 3 में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स इसे शील्ड कर रहे हैं। तो शेल नंबर 3 में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो ये खुद है और खुद ही तो खुद को शील्ड नहीं कर सकते ना, तो बाकी के जो बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन्स और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इसे शील्ड कर रहा है। तो जब एक ही शेल्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें स्लेटर रूल से कितनी दी गई है, तो एक ही सेल्स के अंदर शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है कि पर इलेक्ट्रॉन जो ये वैल्यू रहती है वो 0.35 रहती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एस का ना हो, फर्स्ट एस के लिए ये वैल्यू क्या रहती है, तो फर्स्ट एस के लिए ये वैल्यू 0.35 ना होकर 0.30 रहती है। ये बात हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको जो ये 2 अदर इलेक्ट्रॉन्स है ये शील्ड कर रहे हैं और पर इलेक्ट्रॉन इनकी वैल्यू 0.35 है और टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनके लिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.7। ये वैल्यू हो जाएगी 0.7, यानी कि इसी सेल्स के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसे 0.7 की वैल्यू से शील्ड कर रहे हैं, या 0.7 इसके लिए शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू रहने वाली है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जो शेल नंबर 2 के जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये भी तो शील्ड कर रहे होंगे, तो इनके लिए जो शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन रहने वाली है वो वैल्यू क्या रहेगी, तो वो वैल्यू हमें पता है 0.85 रहती है। हमें पता है कि n इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर n-1 की वैल्यू निकालनी है शील्डिंग कांस्टेंट की तो वो वैल्यू होती है 0.85। अभी हमने पढ़ के आए हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो पर इलेक्ट्रॉन 0.85, तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है 2p में। तो 2p में टोटल 8 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 से जब आप इसे गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 का 0 हाथ आया 4, 8 उठी 64 और 4 हो जाएगा आपका 68, यानी कि 6.8 से इसे शील्ड कर रहे हैं, यानी 6.8 से इसे शील्ड कर रहे हैं। सेल नंबर 2 के जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो, अब शेल नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें यानी कि सबसे इनर वाली शेल्स की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो n वाले शेल है उसको n-2 वाली जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन कितने से शील्ड करते हैं पर इलेक्ट्रॉन, तो पर इलेक्ट्रॉन जो शील्डिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1.0 होने वाली है। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 1 से शील्ड कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 गुणा 2 हो जाएंगे, यानी 1 × 2 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 2। तो टोटल जो इस इलेक्ट्रॉन्स पर जो शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है या हम कहें शील्डिंग कांस्टेंट उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, इन सबको जोड़ दो तो कितनी आ जाएगी आपके पास में 2 + 6.8 हो जाएगा 8.8 में जब आप 8.7 जोड़ोगे तो क्या आएगा भैया 8.8 + 7, तो आपका कुछ हो जाएगा ये 9.5 वैल्यू 9.5 ही आएगा ना, 8.8 और 7, ठीक है 9.5। तो ये 9.5 जो आपकी वैल्यू आई है ये वैल्यू किसकी है, टोटल शील्डिंग कांस्टेंट की, इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगने वाले टोटल शील्डिंग कांस्टेंट की। अब ये वैल्यू हमारी हो जाएगी s की वैल्यू, तो टोटल s की वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई 9.5। अब 9.5 को इसमें से घटा दीजिए तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में वो आ जाएगी 3.5, यानी कि जो Z इफेक्टिव रहेगा इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन जो हमारा वो कौन सा 3p वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो वैल्यू हमारी रहने वाली है 3.5। सोचो 13 में से केवल 3.5 ही न्यूक्लियर चार्ज ये एक्सपीरियंस कर पा रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम 13 के लिए। तो ये है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करी, इसके बाद में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ही हमने शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट देखा, उसके बाद में हमने स्लेटर के रूल पढ़े। स्लेटर के रूल में आपको
तीन बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान में रखनी है। वो कौन सी कि एक ही शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनके बीच में जो रिपल्शन फोर्स या शील्डिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, तो उसकी वैल्यू रहने वाली है 0.35। और अगर यही सेल आपकी 1s हुई तो 1s 1s के बीच में ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी घट जाएगी और वो वैल्यू क्या रहने वाली है 0.3 के इक्वल रहने वाली है। अगर एक अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं जस्ट एक अंदर वाली शेल के लिए, तो उसके लिए वैल्यू रहने वाली है, वो वैल्यू है 0.85। अगर शेल में 2 का गैप है यानी कि n-2 की गैप है तो वो जो वैल्यू रहने वाली है वो वैल्यू आपकी रहने वाली है 1.0। और ये जो 1.0 की वैल्यू है ये 2 के बाद में जितनी भी शेल्स आई यानी n-3 n-4 यानी कि n के अंदर जितनी भी शेल आई है उनके लिए वैल्यू 1 ही रहने वाली है। तो ये था हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझने में कुछ मदद मिली हो तो थोड़ी सी मदद हमारी भी आप कर दीजिए। और वो मदद इतनी सी है कि जितने भी ज़रूरतमंद आपके दोस्त हैं जिनको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मेरे दोस्त का भी इससे कुछ भला हो सकता है, तो उसके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आप अगर उसका भला कर देंगे तो हमारा भला अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।